नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीपीसीटी नवंबर 2022 की जो कक्षाएं हमारी प्रतिदिन संचालित हैं, उन्हीं कक्षाओं में आज हम एक नई कक्षा जोड़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने कंप्यूटर का विकास पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में इनपुट और आउटपुट, तीसरी कक्षा में हमने पढ़ लिया कंप्यूटर की भाषाएं। ठीक है, चौथी कक्षा में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी क्या है असल में, पहले हम ये जान लेते हैं कि जो मेमोरी होती है, मेमोरी का यूज़ कंप्यूटर में क्यों होता है। जैसा कि कंप्यूटर को जब बनाया गया था तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था इसको बनाने का, वो था सिर्फ गणना मात्र। गणना मात्र से हमारा इंग्लिश में हम तात्पर्य निकालते हैं तो वो है सिर्फ कैलकुलेशन करना। क्या था इसका पहला और आखिरी उद्देश्य? सिर्फ कैलकुलेशन करना। लेकिन क्या हुआ कि जिस तरह से समय बदलता गया, कंप्यूटर ने अपने आप को भी परिवर्तित किया, कंप्यूटर के जो उपयोग थे उनमें भी परिवर्तन आया, और जिस तरीके से कंप्यूटर के उपयोग में परिवर्तन आया वैसे ही इसकी नई नई चीज़ें, इसमें नई नई एडिशन इसमें जुड़ते गए, इसमें कई सारे परिवर्तन आते गए। ठीक है, और आज का जो कंप्यूटर हमारे सामने है वो उसी का परिणाम है। तो मेमोरी की हम लोग बात करें तो देखो, इंसानों का और कंप्यूटर की मेमोरी का बहुत ज़्यादा करीबी संबंध है। किस तरह से संबंध है, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर आपने ये मेरी बात यहीं पे समझ ली तो हमारी क्लास का अंत यहीं हो गया। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इंसान के पास दो तरह की मेमोरी होती है। इंसान के पास कितने तरह की मेमोरी होती है? दो तरह की मेमोरी। कैसी? एक मेमोरी होती है हमारी स्थायी और एक मेमोरी हमारी क्या होती है? अस्थायी। अब स्थायी मेमोरी कौन सी होती है और अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। स्थायी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारे साथ रहती है और हमको वो याद रहती है, चाहे हम नींद में उठकर भी अगर हमसे कोई पूछे तो हम बता देंगे, या हम किसी भी स्थिति में हो हम उस चीज़ को बता देंगे। तो वो किस तरह की मेमोरी हो गई? हमारी स्थायी मेमोरी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मेमोरी ऐसी होती हैं जो अस्थायी होती है, जो केवल उसी समय उसी क्षण हमारे साथ होती हैं। उसके बाद अगर हम बाद में उन चीज़ों को ध्यान दें तो शायद वो हमें याद ना आए। जैसे बचपन में किसी ने हमें बता दिया कि हमारा नाम ये है, तो वो नाम हमें जीवन भर याद रहा। लेकिन पहली कक्षा में जो चैप्टर हमने पढ़े किताबों में, स्कूलों में, वो चैप्टर हमें याद नहीं रहे। हालांकि वो चैप्टर हमें उस समय तो याद रहे जब तक हम उस कक्षा में पढ़े, जब तक हमने उन्हें रिवाइज किया। पर जैसे ही हम अगली क्लास में प्रवेश करने गए, हम उन चैप्टरों को भूल गए। दूसरी कक्षा में हमने जो पढ़ा वो हमें याद आज तक नहीं है। तो ये किस तरह की मेमोरी में हो जाएगा? हमारी अस्थायी मेमोरी। वैसे ही कंप्यूटर की भी क्या होती हैं? दो मेमोरियाँ होती हैं। कंप्यूटर में भी कितनी मेमोरियाँ होती हैं? दो मेमोरी होती हैं। ठीक है, एक मेमोरी वो होती है जिसको कंप्यूटर क्या देता है? प्राथमिकता देता है। एक मेमोरी कौन सी होती है जिसको कंप्यूटर क्या देता है? प्राथमिकता देता है। एक मेमोरी वो होती है जिसको कंप्यूटर के कार्य शक्ति को बढ़ाने के लिए द्वितीय रूप में लगाया जाता है या फिर अस्थायी रूप में उसको जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, कंप्यूटर की जो पहली मेमोरी हो जाएगी, यहां लिख लेते हैं। कंप्यूटर में एक किस तरह की मेमोरी हो जाएगी? प्राथमिक मेमोरी। किस तरह की मेमोरी हो जाएगी? प्राथमिक मेमोरी। एक किस तरह की मेमोरी हो जाएगी? द्वितीयक मेमोरी। किस तरह की मेमोरी हो जाएगी? द्वितीयक मेमोरी। इस प्राथमिक मेमोरी को ही क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी। इस द्वितीयक मेमोरी को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी मेमोरी। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, कितने तरह की मेमोरी हो गई कंप्यूटर में? याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा काम है। कितनी मेमोरी हो गई? प्राइमरी और सेकेंडरी। हिंदी में क्या हो जाएगा? प्राथमिक और द्वितीयक। वहीं अगर हम इसमें बात करें तो जो प्राथमिक मेमोरी जो हमारी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। तो हमारी जो प्राथमिक मेमोरी होती है, इस प्राथमिक मेमोरी में भी दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। इसके अंदर भी एक मेमोरी क्या होती है? हमारी स्थायी मेमोरी, और एक मेमोरी क्या होती है? हमारी अस्थायी मेमोरी, जिनके बारे में हम क्या कर चुके हैं? बात कर चुके हैं। स्थायी मेमोरी की भी और अस्थायी मेमोरी की भी हम बात कर चुके हैं, आप सभी को याद है। तो जो स्थायी मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी के अंतर्गत क्या जाती है? हमारी रोम, और अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत क्या जाती है? हमारी रैम। इन शब्दों को भूलना नहीं है, रोम और रैम। रैम किस तरह की मेमोरी हो जाएगी? हमारी अस्थायी, और रोम किस तरह की मेमोरी हो जाएगी? हमारी स्थायी।
कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठना है और जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को नोट करते जाना है, समझना है। आपका मेमोरी का जो चैप्टर है वो यहीं पे हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। यकीन आपको करना ही पड़ेगा, बिना यकीन के कुछ भी नहीं हो सकता। अगर डॉक्टर पे भी हम यकीन नहीं करेंगे तो हमारा इलाज संभव नहीं है। तो देखो उसके बाद जो देखो एक हमारा क्या हो गया, स्थायी में क्या हो गया हमारा रोम, और अस्थायी में क्या हो गया हमारा रैम हो गया। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, द्वितीयक मेमोरी की। इन सब के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनका फुल फॉर्म जानना है, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हमें जानना है, ठीक है। यहीं पे एक और शब्द आपको याद कर लेना है, कौन सा, कैशे, कैशे या फिर कैश। कैशे भी एक मेमोरी होती है, पर इस मेमोरी का उपयोग किया जाता है गति को बढ़ाने के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। किस तरह की मेमोरी पे, सेकेंडरी मेमोरी पे। तो द्वितीयक जो मेमोरी होती है इनका जो उपयोग किया जाता है वो डाटा की जो संग्रहण क्षमता होती है, कंप्यूटर की डाटा की संग्रहण क्षमता होती है, उस संग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और ये किस तरह की मेमोरी होती है, ये स्थायी मेमोरी होती है। किस तरह की मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी होती है। उदाहरण के लिए हम क्या देख सकते हैं, देखो उदाहरण के लिए हम इसमें लिख सकते हैं क्या, हार्ड डिस्क, क्या लिख सकते हैं, हार्ड डिस्क लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसमें अपन, सीडी लिख सकते हैं, सीडी आर लिख सकते हैं, सीडी आर डब्ल्यू लिख सकते हैं। मैग्नेटिक टेप लिख सकते हैं, ठीक। और क्या लिख सकते हैं, पेन ड्राइव लिख सकते हैं। तो ये इस तरह की जो मेमोरियां हैं, है ना, इस तरह की जो मेमोरियां हैं ये क्या कहलाती हैं, हमारी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती हैं। इस तरह की जो मेमोरियां ये हमारी क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी मेमोरियां कहलाती हैं, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें भी कई पार्ट होते हैं। जैसे एक हार्ड डिस्क हो जाता है ना, हार्ड डिस्क भी बटी होती है किसमें, विंचेस्टर डिस्क में, है ना, विंचेस्टर डिस्क भी होता है, ठीक है। विंचेस्टर डिस्क के बाद हम लोग बात कर लें, फ्लॉपी डिस्क भी होता है ना, फ्लॉपी डिस्क होता है, मैग्नेटिक टेप होता है। तो ये विंचेस्टर डिस्क, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ये सब किसके उदाहरण हैं, मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण है ना। तो ये चीज़ें हमें धीरे धीरे अभी पढ़नी पड़ेंगी। एक वर्चुअल मेमोरी होती है, अब वर्चुअल मेमोरी क्या होती है वो भी हम पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करें, एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, बिल्कुल रायता नहीं फैलाएंगे कि सब कुछ ले लेंगे उसके बाद आखिरी में पता चल रहा है कि चावल के कोल में भी अचार अंदर होगा एक ही बार में। तो रायता नहीं फैलाएंगे, आराम से सीक्वेंस में पढ़ेंगे, एक एक करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी और आपका काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात किसी कर लेते हैं, प्राइमरी मेमोरी की। किसकी बात कर लेते हैं, प्राथमिक मेमोरी की। अगर हमने प्राथमिक मेमोरी पढ़ ली तो पूरी चीज़ें हमारी यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। फिर हम इसको क्लियर करने के बाद किस पे चलेंगे, अपनी सेकेंडरी मेमोरी पे चलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, है ना, प्राइमरी मेमोरी हम पढ़ लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या होता है, एक हमारी क्या होती है, रोम होती है। क्या होती है, रोम होती है। और एक क्या हमारी क्या होती है, रैम होती है। रोम के बारे में हमने बात की, रोम किस तरह की मेमोरी होती है, हमारी स्थायी मेमोरी होती है। और रैम किस तरह की मेमोरी होती है, हमारी अस्थायी मेमोरी होती है। स्थायी को इंग्लिश में क्या कह देते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी, और इसको इंग्लिश में क्या कह देते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्थायी होती है नॉन वॉलेटाइल और ये वॉलेटाइल। स्थायी को इंग्लिश में क्या कह देते हैं, नॉन वॉलेटाइल, और अस्थायी को इंग्लिश में क्या कह देते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। अब देखो रोम की अगर हम बात कर लें तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है, जो ROM है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है हमारा, रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ READ, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। वहीं अगर रैम की बात करें तो रैम का क्या हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाता है, ठीक है। रोम को अगर हम लोग डिवाइड करें पार्ट में, देखो रोम क्या होता है कि रोम को जब कंप्यूटर को बनाया जाता है, जब CPU को बनाया जाता है, तब ही इसके अंदर डाटा को स्टोर कर दिया जाता है।
इसके अंदर डाटा को स्टोर कर दिया जाता है और इसमें जो लिखा हुआ जो डाटा होता है उस डाटा में आप किसी भी प्रकार से क्या नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। और इसके अंदर जो डाटा को सेट किया जाता है वो किस तरह से सेट किया जाता है, जला के सेट किया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बर्निंग इन द डाटा। क्या कहा जाता है इसको, बर्निंग इन द डाटा भी कहा जाता है। तो रोम किस प्रकार की मेमोरी है, एक स्थायी मेमोरी है। रोम के अंदर हम लोग बात करें तो रोम में क्या क्या आती है, हमारी PROM प्रोम आती है। उसके बाद आती है हमारी EPROM। उसके बाद आती है हमारी EEPROM। अब ये इतनी सारी बीमारियां हैं क्या, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो रोम जो होता है ये बेसिकली एक आईसी चिप ही होती है। क्या होती है, ये आईसी चिप ही होती है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा, पीरोम का जो फुल फॉर्म होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद ईप्रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नीचे वाले का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये जो बीमारी हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका यूज़ हमारे जीवन में क्या है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल सी बात, जो रोम होता है किस तरह की मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी होती है। PROM रोम का तो आपको पता है कि रीड ओनली मेमोरी। पी का क्या मैंने बताया, प्रोग्रामेबल। इसमें इस तरह का एक प्रोग्राम होता है जिस प्रोग्राम को अगर एक बार लिख दिया जाता है तो उस प्रोग्राम को डिलीट नहीं किया जा सकता, उस प्रोग्राम को चेंज नहीं किया जा सकता। ये हमारा क्या खत्म हो गया, पीरोम। फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आ जाइए किस पे, ईप्रोम पे। तो इरेजेबल, इरेज का मतलब आप सभी को पता है कि रबड़ होती है जो बचपन में हम यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को क्या मिटाने के लिए। तो इरेजेबल का है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो डाटा लिखा जाता है उसको क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ठीक है, किसमें, ईप्रोम में। उसके बाद आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसके डाटा को किस तरीके से हम परिवर्तित कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक विभव से, है ना, जो विद्युत विभव जो होते हैं इलेक्ट्रिकल तरीके से हम इसके डाटा को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप क्या लिख लीजिए, पेन ड्राइव, है ना। पेन ड्राइव इसका क्या है, सबसे अच्छा उदाहरण है ना। पेन ड्राइव में भी डाटा को हम लिख सकते हैं और उसके बाद में मिटा सकते हैं। किसका, EEPROM का। आगे इतनी बात समझ में। तो ये क्या थी, हमारी रोम थी। रोम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। ठीक है, आपको बस याद रखना है रोम के अंदर ही क्या होता है, बायोस होता है। क्या होता है, बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस इसी में होता है। बायोस किस में होता है, रोम के अंदर ही क्या होता है, बायोस होता है। जो बूस्ट होता है उसका वो काम करता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो पोस्ट होता है ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट जो होता है उसका काम यही करता है। ठीक है, बायोस ही करता है। तो ये क्या थी, हमारी रोम हो गई। रोम किस तरह की मेमोरी होती है, एक स्थायी मेमोरी होती है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। रोम का फुल फॉर्म आ जाएगा। पीरोम किस तरह की मेमोरी है ना, इस तरह का इसका क्वेश्चन आ जाएगा। ईप्रोम से आ जाएगा या फिर EEPROM से क्वेश्चन आ सकता है। इससे बाहर रोम से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। हो सकता है कि जो आईसी चिप होती है वो किसने बनाई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए किसने बनाई थी, किल्वी ने बनाई थी। किसने बनाई थी, किल्वी ने बनाई थी, है ना। जो आईसी चिप होती है इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग बात किसकी कर लेते हैं, रैम की कर लेते हैं। स्थायी मेमोरी की तो हमने बात कर ली। अब किसकी बारी बची है, अस्थायी मेमोरी की। किसकी बची है, अस्थायी मेमोरी की। तो रैम की अब हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, रोम की बात करने के बाद अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, रैम की बात। किसकी बात कर लेते हैं, रैम की बात, है ना। रैम का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बताया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो रैम किस तरह की मेमोरी होती है, रैम इस तरह की मेमोरी होती है कि जब मान लो हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे हम कोई सा अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को बनाते वक्त अगर अचानक से लाइट चली गई, उस डॉक्यूमेंट पे काम करते वक्त अगर लाइट अचानक से चली गई, तो हमारा जो वो डॉक्यूमेंट था, हमारा जो वो डाटा था, वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यदि हमने उसको क्या नहीं किया, सेव नहीं किया तो।
तो उस वक्त वो जो डाटा था वो किस में था, रैम में था। यही कारण है कि जब पहले के जो कंप्यूटर थे उनमें, ताकि हमारा डाटा जो है वो डिलीट ना हो लाइट जाने पे, क्या लगाया जाता था, यूपीएस, क्या लगाया जाता था उसमें, यूपीएस लगाया जाता था, है ना। बहुत दिनों से यूपीएस का यूज़ नहीं किया इसलिए भूल गया। क्या लगाया जाता था उसमें, यूपीएस लगाया जाता था, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यहीं से क्वेश्चन आता है कि जिनका पहले यूज़ करते थे और आज उनका यूज़ नहीं करते हैं, तो क्या आप उन चीज़ों को भूल गए। यूपीएस से क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएस का फुल फॉर्म आराम से आ सकता है, तो लिख लो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, है ना, यानी कि बिना इंटरप्ट किए पावर का सप्लाई बहते रहना। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। तो रैम वही चीज़ है कि जिसमें आप अगर कार्य कर रहे हैं और अगर आपकी बिजली चली गई तो आपका जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। अब रैम को कितने प्रकार में बांटा गया, तो रैम को सिर्फ 2 प्रकार में बांटा गया। एक क्या हुई हमारी डी रैम और एक क्या हुई हमारी एस रैम। बस, इससे ज़्यादा रैम कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा रैम कुछ भी नहीं है। डी का लिख लो, तो डी माने डायनामिक रैम, क्या हो जाएगा, डायनामिक रैम। और एस माने स्टैटिक रैम, किस तरह की रैम, स्टैटिक रैम। एक क्या हुई हमारी डायनामिक रैम और एक क्या हुई हमारी स्टैटिक रैम। कितने तरह की रैम होती हैं, 2 तरह की होती है, एक होती है डायनामिक रैम और एक होती है स्टैटिक रैम। देखो रैम क्या होती है कि कंप्यूटर की आपकी रैम जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी कंप्यूटर की जो प्रोसेस क्षमता है वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। इसीलिए तो हम मोबाइल खरीदते वक्त पूछते हैं कि इसकी रैम कितनी है, पूछते हैं नहीं कि 4 GB रैम है या 8 GB रैम है, पूछते हैं ना। तो रैम जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ज़्यादा हमारे कंप्यूटर की जो प्रोसेस क्षमता है वो अच्छी होती जाएगी। अब देखो डायनामिक रैम और एक स्टैटिक रैम है। तो जो डायनामिक रैम है, डायनामिक रैम को क्या करना पड़ता है कि बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। डायनामिक रैम को बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है ना। और ये स्टैटिक रैम की तुलना में क्या है, थोड़ा सस्ता है। स्टैटिक रैम की तुलना में डायनामिक रैम के तो क्या है, थोड़ी सी सस्ती है। वहीं पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टैटिक रैम में। स्टैटिक रैम में क्या होता है कि इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्टैटिक रैम को। स्टैटिक रैम को आपको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर ये डायनामिक रैम की तुलना में क्या है, बहुत थोड़ा सा महंगा है ना, सिंपल सी बात है। ये थोड़ा सा क्या है, इसकी तुलना में महंगा है। तो ये क्या हो गया, हमारी रैम हो गई। और रैम के कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार हो गए, एक स्टैटिक रैम हो गया और एक डायनामिक रैम हो गया। सीपीसीटी में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से इनका सिर्फ फुल फॉर्म ही आपसे पूछ लेगा और आपका काम हो जाएगा। तो फुल फॉर्म पे आपको बहुत ज़्यादा क्या देना पड़ेगा, ध्यान। डायनामिक रैम और एक स्टैटिक रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारी क्या हो गई, प्राथमिक मेमोरी होगी। प्राथमिक मेमोरी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक और चीज़ बच गई, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी मैं आपको बता देता हूँ। देखो कैशे मेमोरी का जो यूज़ है वो क्या है, कैशे मेमोरी का यूज़ है जो क्या है। तो देखो क्या होता है कि मेमोरी में जो डाटा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, है ना। कैशे मेमोरी में क्या होता है कि मेमोरी में जो डाटा होता है उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए कहाँ लेके जाया जाता है, सीपीयू को ले जाया जाता है ना। तो सीपीयू की जो प्रोसेस क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। सीपीयू की जो प्रोसेस क्षमता है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। पर मेमोरी उतनी तेज़ गति से डाटा नहीं दे पाती है। तो उस गति को डेवलप करने के लिए, उस गति को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया गया, कैशे मेमोरी का। कैशे मेमोरी क्या करती है कि जो वो डाटा जो धीमी गति से आ रहा है उस डाटा की गति को बढ़ा देती है। आगे इतनी बात समझ में। जो डाटा धीमी गति से आ रहा है उस डाटा को वो क्या करती है, बढ़ा देती है। इसके अलावा कैशे मेमोरी का और भी कुछ कार्य नहीं है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे तेज गति किस मेमोरी की है, तो आपको क्या लगाना है, कैशे मेमोरी। और सबसे कम संग्रहण क्षमता किसकी है, तो कैशे मेमोरी की। यानी कि जो बहुत ज़्यादा तेज दौड़ जाता है उसका वजन कम होगा और जो धीरे धीरे दौड़ रहा है उसका वजन ज़्यादा होगा। इतने से याद रख लो आप। तो जो तेज दौड़ रहा है यानी कि उसमें वजन कम है, तो उसकी जो संग्रहण क्षमता है वो कम है पर उसकी स्पीड बहुत है। और जो मोटा है उसकी संग्रहण क्षमता ज़्यादा है पर उसकी जो स्पीड है वो कम है। आगे इतनी बात समझ में। तो ये क्या थी, हमारी प्राइमरी मेमोरी थी। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ लेंगे, द्वितीय मेमोरी के बारे में। द्वितीयक मेमोरी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। द्वितीयक या फिर सेकेंडरी मेमोरी। किसके, प्राइमरी मेमोरी के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, द्वितीयक मेमोरी की। किसकी बात कर लेते हैं अब हम लोग, द्वितीयक मेमोरी की। द्वितीयक मेमोरी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मैंने आपको बताया था अभी, क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी। क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी। आगे इतनी बात समझ में, क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी।
ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी जाहिर सी बात है कि क्या होगी, वो स्थायी तो होगी ही सही, स्थायी तो वो होगी। तो इसका जो पहला उदाहरण आएगा हमारे सामने उस पर हम लोग देख लेते हैं। पहली जो इसमें मेमोरी की हम लोग बात कर लेते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। मैग्नेटिक डिस्क क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी का जो पहला उदाहरण हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क किस तरह की मेमोरी होती है, देखो मैग्नेटिक डिस्क में कुछ नहीं होता है, एक प्लास्टिक की वो होती है चिप वगैरह, उस पर क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड या फिर मैग्नेट की क्या कर दी जाती है, परत चढ़ा दी जाती है ना। इसकी संग्रहण क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है। इसके डाटा को पढ़ने के लिए क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव होता है। इसके डाटा को पढ़ने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्क ड्राइव उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें आप डाटा को लिख भी सकते हो, डाटा को मिटा भी सकते हैं, ठीक है। संग्रहण क्षमता तो इसकी अधिक होती है, पर इसमें डाटा के स्क्रैच होने का या क्रैश होने का खतरा भी उतना ही ज़्यादा होता है। अगर इस पर जरा सी मामूली सी खरोंच भी आ जाए तो इसका जो डाटा है वो क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। इसीलिए इसको एक डिब्बे के अंदर बंद करके रखा जाता है। अब डिब्बे के अंदर बंद करके किस तरह की मेमोरी को रखा जाता है ये आपको पता है, किसको, हार्ड डिस्क को। किसको रखा जाता है, रखा जाता है हार्ड डिस्क को, ताकि जो अंदर उसके अंदर जो डिस्क है उस पर क्या नहीं आ सके, स्क्रैच ना आ सके, क्या नहीं आ सके, स्क्रैच ना आ सके। और एक और इसी का उदाहरण है क्या है, फ्लॉपी डिस्क। क्या है, फ्लॉपी डिस्क। तो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क किसके उदाहरण है, मैग्नेटिक डिस्क के। किसके उदाहरण है, मैग्नेटिक डिस्क के। अब हार्ड डिस्क के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखो हार्ड डिस्क में कुछ नहीं होता है, एक छोटी सी चिप होती है, उस चिप को प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर बंद करके रख दिया जाता है। उसको बंद इसलिए करके रखा जाता है ताकि उस पर स्क्रैच ना आ पाए, धूल या मिट्टी के कण से वो क्या ना हो, उस पर खरोच ना आए। खरोच आने से उसका जो डाटा है वो समाप्त हो सकता है या फिर क्रैश हो सकती है। इसकी संग्रहण क्षमता बहुत ज़्यादा क्या होती है, अधिक होती है। हार्ड डिस्क की जो संग्रहण क्षमता होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कंप्यूटर की क्या होती है, एक मुख्य मेमोरी भी होती है। कंप्यूटर की क्या होती है, एक मुख्य मेमोरी भी होती है। और ये कहाँ लगी होती है, हमारे सीपीयू के अंदर लगी होती है। हार्ड डिस्क को कभी आप देखना सीपीयू के अंदर लगी होती है, एक बक्से बंद में होती है, मेमोरी लगी होती है। उसके अलावा हम लोग बात कर लें फ्लॉपी डिस्क की, तो फ्लॉपी डिस्क का जो आकार होता है वो छोटा सा होता है ना, लच्छेदार। इसका जो लोचदार होता है, इसका जो आकार होता है, इसी के लिए इसका नाम क्या रख दिया गया, फ्लॉपी डिस्क रख दिया गया। इस पर भी परत चढ़ा दी जाती है ना, इस पर परत चढ़ा दी जाती है ताकि इस पर स्क्रैच ना लग पाए, है ना। स्क्रैच और खरोच आने से ये खराब ना होने पाए, किसको, फ्लॉपी डिस्क को। अब हार्ड डिस्क का ही एक और उदाहरण है विंचेस्टर डिस्क। हार्ड डिस्क का ही एक उदाहरण है विंचेस्टर डिस्क। तो जो चीज़ें हार्ड डिस्क में थी वही चीज़ें किस में हो जाएंगी, विंचेस्टर डिस्क में भी हो जाएंगी। संग्रहण क्षमता अधिक होगी, है ना, तीव्र गति से कार्य कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद चलो तो इसको स्क्रैच और खरोच से सुरक्षित रखने के लिए किसी डिब्बे में या फिर कवर से इसको पैक करके रखा जाता है ताकि इस पे जो बाहर का मौसम है उसका असर ना हो, है ना। ये सारी चीज़ें भी किस में हो जाएंगी, विंचेस्टर डिस्क में भी लागू हो जाएंगी। तो हमने क्या पढ़ ली, पहली हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी थी वो हमने पढ़ ली, कौन सी, मैग्नेटिक डिस्क। अब एक और इसकी बात कर लेते हैं हम दूसरी मेमोरी की। वो मेमोरी हमारी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक टेप। क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक टेप। अब मैग्नेटिक टेप क्या होता है, तो आप लोगों ने बचपन में एक वो सीडी होती थी, कैसेट जिसको बोलते थे, उसमें रील होती थी काली वाली, है ना। उस रील को अगर निकालो तो वो बहुत लंबी रील हो जाती थी, है ना। उसमें ऐसे गोल गोल घुमा के उसमें उलझ भी जाती थी वो, कई बार टेप में बजाई जाती थी उसको, जो बक्से टेप होते थे उसमें से घूमती थी वो दोनों साइड से। आकृति में बना देता हूँ शायद फिर आप समझो, इस तरीके से वो होती थी, भजन वगैरह का यूज़ होता था उसमें, इस तरह से वो दिखती थी, है ना। वो रील होती थी, यहाँ से चलती 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 इधर आती थी, याद आया कुछ, है ना। तो वो क्या होती थी, मैग्नेटिक टेप होती थी। मैग्नेटिक टेप जो होती है किसी सीक्वेंस के रूप में इसमें मेमोरी लगी होती है। सीक्वेंशियल मेमोरी का सबसे अच्छा उदाहरण है मैग्नेटिक टेप। आगे इतनी बात समझ में, ठीक। इसकी संग्रहण क्षमता भी क्या होती है, उच्च होती है। इसकी संग्रहण क्षमता भी क्या होती है, उच्च होती है। किसकी संग्रहण क्षमता उच्च होती है, तो मैग्नेटिक टेप की। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना, या फिर वर्चुअल डिस्क की। किसकी बात कर लेते हैं, वर्चुअल डिस्क की। तो वर्चुअल डिस्क में देखो क्या होता है कि डिस्क अगर जहां भी नाम आ जाए
तो आपको एक इमेज बना लेनी है अपने मन में कि इस सर्कल के रूप में वे सारी मेमोरियाँ होंगी। आप फिर उसमें भले ही CD आ जाए आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क, या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD आ जाए, है ना, ये सब किसी का एक उदाहरण है, वर्चुअल डिस्क का ही एक उदाहरण है, वर्चुअल मेमोरी का ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो देखो CD जो होती है, CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। कुछ नहीं होता है, ऐसे सर्कल के रूप में मेमोरी होती है जिसके ऊपर एक चमकदार परत चढ़ा दी जाती है जिस पे डाटा लिखा हुआ होता है। बचपन में वो होती है ना DVD प्लेयर में जो CD लगती है, वो यही होती है क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना, वो यही होती है क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें डाटा एक बार लिखने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इसको अगर डिवाइड करें तो CD एक और चीज़ में डिवाइड होती है। एक तो क्या हो जाएगी हमारी CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें अगर डाटा एक बार लिखा गया तो उस डाटा को आप क्या कर सकते हो, सिर्फ पढ़ सकते हो। आप उसमें क्या नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। किसमें चेंजेस नहीं कर सकते, CD रोम में। पर अगर वो किस तरह की डिस्क है, CDR, अगर वो किस तरह की डिस्क है, CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, है ना, रीड राइटेबल। अगर रीड राइटेबल है तो यानी कि आप उसमें डाटा लिख भी सकते हो और उस डाटा को मिटा के दूसरा डाटा उसमें फिर दूसरी बार भी लिख सकते हो और पढ़ भी सकते हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, किस तरह की डिस्क हो जाएंगी, हमारी वर्चुअल डिस्क के ही उदाहरण हो जाएंगे, CDRW भी। ठीक है, एक होती है CDR, एक क्या होती है CDR में फिर वही बात होगी कि रोम वाले ये कि इसमें सिर्फ आप डाटा को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक मेमोरी भी होती है। इलेक्ट्रिक मेमोरी में किस तरह की मेमोरी हो जाती है हमारी, पेन ड्राइव जो होता है ना, पेन ड्राइव मैंने आपको बताया था कि EEPROM का अच्छा उदाहरण है। किसका, EEPROM का, है ना। यहाँ पे इस वाले E का क्या था, इलेक्ट्रिक फुल फॉर्म निकाला था ना मैं। इसमें किस तरह की, पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव किस तरह की मेमोरी है, तो पेन ड्राइव इस तरह की मेमोरी है कि इसमें हम कितनी ही बार, असंख्य बार, अनगिनत बार डाटा को ले सकते हैं और उस डाटा में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं और फिर से उसमें नया डाटा भी हम लोग डाल सकते हैं। किसमें, पेन ड्राइव में, है ना। तो ये क्या हो जाएगी हमारी पेन ड्राइव। DVD के बारे में हम पढ़ सकते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है ये, है ना, ये भी एक तरह की डिस्क ही होती है गोल आकार की, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, फ्लश मेमोरी की। किसकी बात कर लेते हैं, फ्लश मेमोरी। अब फ्लश मेमोरी क्या है, तो जो EEPROM है, ये फ्लश मेमोरी का बहुत अच्छा क्या है, उदाहरण है। फ्लश मेमोरी का बहुत अच्छा उदाहरण है। फ्लश मेमोरी की संग्रहण क्षमता ज़्यादा नहीं होती है ना, इतनी सी आकार की ये होती है। फ्लश मेमोरी की संग्रहण क्षमता ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेमोरी है ये भी, इसमें डाटा को आप लिख सकते हो, डाटा को आप क्या कर सकते हो, मिटा भी सकते हो। ठीक, तो ये क्या हो गई हमारी फ्लश मेमोरी भी हो गई। इसके बाद हमने यहाँ पे हार्ड डिस्क की बात की। हार्ड डिस्क में मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि देखो हार्ड डिस्क में क्या होता है कि इस तरीके से ये बनी हुई होती है। इस हार्ड डिस्क में जो बाहर वाले जो सर्कल होते हैं, ग्राउंड देखा, ग्राउंड में क्या बने होते हैं, सेक्टर बने होते हैं। क्या बने होते हैं, इसमें जो वो ऐसे सर्कल में जो बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ट्रैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रैक कहा जाता है। और ट्रैक के अंदर क्या बटे हुए होते हैं, सेक्टर बटे होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, बाय चांस अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए, तो ट्रैक और सेक्टर किस तरह की मेमोरी में होते हैं, तो आपको क्या लगाना है, हार्ड डिस्क राइट आंसर लगाना है। मैं इसलिए इन चीज़ों को याद कर करके बता रहा हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन अगर बने तो छूटने ना पाए। इसलिए मैं याद कर रहा हूँ कि कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि सब अपने आप आता जाएगा और मैं आपको पढ़ता जाऊँगा। मुझे एक पूरा का पूरा टॉपिक याद करके बैठना पड़ता है। एक भी लाइन अगर मैं भूल गया और अगर वही आपके पास आ गई तो आप कह दोगे कि सर ये चीज़ आपने नहीं बताई और ये एग्जाम में आ गई। इसीलिए मैं याद करता जाता हूँ। अगर मुझे कुछ याद बीच में आ गया तो बिल्कुल शर्म नहीं कि मैंने जब उसको पढ़ाया था तब मैं भूल गया, नहीं, अगर याद आया तो बीच में भी याद आया, और अगर पहली वाली वो चीज़ थी तो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि नंबर कटने से बेहतर है कि आप उसको बाद में बता दो। तो सेक्टर और ट्रैक किस तरह की मेमोरी में होते हैं, हार्ड डिस्क में होते हैं। आगे इतनी बात समझ में। तो ये क्या थी हमारी स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी थी हमारी, है ना। जो प्राथमिक जो मेमोरी होती है उसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है ना। और स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है, नॉन वोलेटाइल, और अस्थायी को क्या कहा जाता है, वोलेटाइल। शब्दों का भी खेल कई बार हो जाता है।
शब्दों का भी खेल कई बार हो जाता है। तो आपको पकड़ रखनी है इस चीज़ को, एक बार और अच्छे से आपको समझ लेना है। वीडियो आपके अपलोड हो जाएंगे, जितनी बार आप देखना चाहो उतनी बार आप देख सकते हो। ठीक, इसके अलावा एक और मेमोरी होती है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। बस 1 मिनट की और बची है। वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी भी आजकल के कंप्यूटरों में यूज़ होने लगी है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा देख लो। वर्चुअल मेमोरी आजकल के कंप्यूटरों में यूज़ होने लगी है। को यहाँ पे क्या किया था, ये गलती से क्या लिख दिया, इसको वर्चुअल लिख दिया। इसको मैंने गलती से क्या लिख दिया, वर्चुअल लिख दिया, जबकि यहाँ पे क्या लिखा होता, ऑप्टिकल। इस गलती को आप थोड़ा सा सुधार लेना। क्या होता है, ये ऑप्टिकल डिस्क होती है। और ये किस तरह की मेमोरी होगी, हमारी वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी में देखो क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है कि मेन मेमोरी जो हमारे कंप्यूटर की होती है, अगर मेन मेमोरी का आकार कम है ना, अगर मेन मेमोरी की संग्रहण क्षमता कम है तो उसकी जगह पे उस प्रोग्राम को अगर क्रियान्वयन करना है तो वर्चुअल मेमोरी की मदद से उसका जो क्रियान्वयन है वो क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। ये किसका यूज़ है, वर्चुअल मेमोरी का यूज़ है। ये गलती थी यहाँ पे कि हमने ऑप्टिकल डिस्क को क्या लिख दिया था, वर्चुअल डिस्क लिख दिया था। तो इस गलती को आपको सुधार लेना है ना। तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आशा करता हूँ कि ये कक्षा आपके लिए बहुत मददगार रही होगी, क्योंकि हमने इस कक्षा में पूरी जितनी भी मेमोरियाँ होती हैं सबको निपटाने का काम किया है। आपका अगर क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं जा सकता है। आपको सिर्फ क्या करना है कि इस चैप्टर को लगाने के बाद जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगा सकें उन क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी। वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा पढ़ लिया है। क्वेश्चन का जो लेवल नहीं है उस लेवल से ज़्यादा अच्छा आपने पढ़ लिया है ना। तो जुड़े रहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा है। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।